Hello students, welcome to class of quantum mechanics. Since I've already shared the PDF of the PPT with which I used to teach, so उसमें मैंने maximum जो आपके chapter 1, इनफैक्ट chapter 2 जो main topics हैं क्वांटम मैकेनिक्स के वो सारे उसमें हमने कवर किए। उसमें बेसिकली जो फाउंडेशन है क्वांटम मैकेनिक्स की एंड व्हाट इज़ द थिंग दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड, जो बेसिक आइडिया है क्वांटम मैकेनिक्स का, वी डिस्कस्ड एवरीथिंग। ठीक है, और साथ के साथ हमने हर मेजर टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, डी ब्रॉगली वेव्स, वेव पार्टिकल डुअलिटी, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, पार्टिकल इन अ बॉक्स, ऑलमोस्ट वेव फंक्शन, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, सब कुछ हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, एंड इनफैक्ट हमने उनकी डेरिवेशंस भी की। सो यू हैव द नोट्स ऑफ चैप्टर 1। हमारे पास सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं सिलेबस में, तो साइड बाय साइड आई जस्ट वांट कि आप उसमें से पूरा पढ़ें। उसकी सारी जो भी डेफिनेशंस हैं, पॉइंट्स हैं या जो भी फॉर्मूले हैं, जस्ट कीप ऑन लर्निंग ऑल दोज। ठीक है, अब जो उस पीपीटी में नहीं था वो सारे टॉपिक्स मैं उसी चैप्टर के पेज वाइज सेलेक्ट करके पढ़ाऊंगी। ठीक है, एंड वंस दिस चैप्टर 1 इज ओवर, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है, चैप्टर 2 तो वैसे ही छोटा चैप्टर है, तो उसके बाद आई विल टेक ऑल द क्वेरीज। ठीक है, तो आपको अब साथ के साथ रिवाइज करना है। सो नाउ दिस इज चैप्टर 1 पेज 26, तो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। सो दिस इज पेज 26, चैप्टर 1 फॉर्मलिज्म ऑफ वेव मैकेनिक्स। तो उसमें ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर। हम वैसे ये भी एज अ पार्ट कर चुके हैं डिस्कस, बट स्टिल एज अ न्यू टॉपिक अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो मोस्टली जो बुक के पोर्शंस मैं डिस्कस करूंगी वो सब रिपीट होंगे। ठीक है, हम पीपीटी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो सब कुछ, लेकिन फिर भी कंसेप्ट वाइज मैं अब आपको बुक से भी मेजर टॉपिक्स करवाऊंगी। ठीक है, तो अब इसमें है डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर। ये ऑलरेडी गिवन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, h अपॉन एम वी। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज मास ऑफ द पार्टिकल एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल। तो अब यही फॉर्मूला अगर हमें एनर्जी और टेम्परेचर की फॉर्म में लिखना है, देन हाउ वुड वी राइट? तो उस केस में लेट्स स्टार्ट। सो वी विल स्टार्ट विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ विच इज h अपॉन एम वी। ठीक है, अब ये जो एम वी है ये क्या है? मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। सो विच व्हाट इज दिस? दिस इज लीनियर मोमेंटम। और हम मोमेंटम को कैसे डिनोट करते हैं? वी डिनोट इट बाय p। ओके, सो p हमारा लीनियर मोमेंटम होता है, तो हमने लिख दिया यहाँ h अपॉन p। अब जो E है, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ ए पार्टिकल विच इज मूविंग। हमने ये किया था कि अगर हमने मैटर के साथ वेव एसोसिएट करनी है, सो इन दैट केस मैटर शुड बी मूविंग। ठीक है, हम ये केस ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि रेस्ट पे वाई वी कांट एसोसिएट वेव विद द मैटर। ठीक है, तो मूविंग पार्टिकल होगा तो डेफिनेटली उसके साथ वेव भी एसोसिएटेड होगी। तो अब यहाँ पर मूविंग पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी? इट्स ऑल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तो रेस्ट के साथ, पोजीशन के साथ एसोसिएटेड होती है। सो इफ द पार्टिकल इज मूविंग, सो दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। सो हियर E इज योर काइनेटिक एनर्जी, और उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमने क्या किया है यहाँ पर इस स्टेप में? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय m। ओके, सो यहाँ मैंने लिख दिया मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय m। तो ऊपर हो गया m स्क्वायर न्यूमरेटर में, एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव ऑब्टेन्ड m। अब ये जो m स्क्वायर v स्क्वायर है, mv क्या है? मोमेंटम। ठीक है, तो न्यूमरेटर बन गया आपका p स्क्वायर और नीचे आ गया 2m। ठीक है,
So that means now we have E is equal to P square upon 2m. Now we want to find what is P. तो P square हो गया 2me, तो P हो गया अंडर रूट 2me. अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम कैसे लिख सकते हैं? हम इस P की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 2me सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. तो हमने लैम्डा लिखा था h अपॉन P, बट वी कैन सब्सटीट्यूट स्क्वायर रूट ऑफ 2me इन प्लेस ऑफ P. तो ये बन गया h अपॉन रूट 2me. तो ये हो गई आपके पास, ये है डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, सो एनर्जी के टर्म्स में आ गया, क्योंकि यहाँ पर h तो प्लैंक कांस्टेंट ही है, इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट. तो कांस्टेंट टर्म्स कभी भी मैटर नहीं करती. जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ दिस और दैट, तो ये नहीं होता कि उस फॉर्मूले में सिर्फ वही एक पर्टिकुलर टर्म प्रेजेंट होएगी, और भी टर्म्स होती हैं, बट बाकी की सारी टर्म्स कांस्टेंट वैल्यूज़ वाली होती हैं. अब आप यहाँ पर अगर देखो, जो पहला था ये है डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, या कह देते हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम. क्यों? क्योंकि मास ऑफ द पार्टिकल तो फिक्स्ड है, तो या तो उसकी वेलोसिटी ही चेंज हो रही है, या फिर हम कह देते हैं ओवरऑल कि उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है. तो दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी कह लो, या h अपॉन p लेते हो तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम. अब यहाँ पर भी h इज प्लैंक कांस्टेंट विच इज कांस्टेंट, m मास ऑफ द पार्टिकल विच इज ऑलवेज कांस्टेंट, E इज द थिंग काइनेटिक एनर्जी जो कि चेंज होगी. ठीक है, सो नाउ दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. और अब आपने ये भी देखा कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. तो डायरेक्ट रिलेशन ना होके इट्स इनवर्स रिलेशन बिटवीन द टू. अब निकालना है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर. तो अब टेम्परेचर के लिए क्या करेंगे? अगेन विल यूज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अब आपने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो चैप्टर होता था. ठीक है, उसमें हम क्या कहते हैं कि हम हर एक मॉलिक्यूल के साथ कह देते हैं कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो होती है हाफ kT. आपने ये पढ़ा होगा, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, ये हाफ kT होता है जो एवरेज एनर्जी एसोसिएट होती है. अब सिंस पार्टिकल जो है वो 3 डायमेंशन में मूव कर सकता है, तो इसलिए हमने 3/2 kT कर दिया. सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मटेरियल पार्टिकल इज 3/2 kT अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. और यहाँ पर K वही है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑब्टेन किया है कि दिस लैम्डा इज h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2me एंड E इज व्हाट 3/2 kT. सो वी कैन सब्सटीट्यूट 3/2 kT हेयर. तो ये जो आपके पास लैम्डा h अपॉन अंडर रूट 2me था, यहाँ पर हम E की जगह लिख देंगे 3/2 kT. 2 कैंसल और हमारे पास बचा स्क्वायर रूट ऑफ 3m kT. अब यहाँ भी अगेन आप देखो, h प्लैंक कांस्टेंट है, it will not change. m is mass of the particle, this will also not change. K is Boltzmann constant, this is also a fixed number. तो चेंज कौन होगा? टेम्परेचर. तो ये जो अब आपके पास आया है, दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर. अब यहाँ पर भी जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टी. ठीक है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो एक तरह से कांस्टेंट वैल्यूज हैं. तो अब सब कुछ डिपेंड करता है टी पे. जैसे टी चेंज होगा वेवलेंथ विल चेंज. और वो कैसे चेंज होगी? बिकॉज इनवर्स रिलेशन है, सो वेवलेंथ विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन temperature of the particle and increase with decrease in temperature of the particle because there is inverse relation. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट हैं which we should always remember. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ की हम कोई भी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, या तो हम ये वाली फॉर्म सिंपली यूज़ कर सकते हैं h अपॉन mv,
जो कि है इन टर्म्स ऑफ कह लो वेलोसिटी, ठीक है, या कह सकते हो मोमेंटम, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी और मोमेंटम हमारे पास आ गया h अपॉन एम वी। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हमारे पास आ गया h अपॉन अंडर रूट 2 me, और इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर आ गया h अपॉन अंडर रूट 3 m/kT। ओके, सो दिस इज इट। नेक्स्ट आ गया टॉपिक 1.17। दिस इज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। तो अब हमने निकालनी वही डी ब्रॉगली वेवलेंथ ही है, बट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, किसकी टर्म्स में, पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में, ठीक है। तो हम v की फॉर्म में चाहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तब उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑब्वियसली मूविंग पार्टिकल है, तो मूविंग पार्टिकल के पास तो कौन सी एनर्जी होएगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब हमने कहा कि ये जो भी, अगर इलेक्ट्रॉन को आप एक्सेलरेट करो थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है, एक्सेलरेट करना मतलब उसको और फास्टली मूव करवाना, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करवाना विद टाइम, ठीक है। तो उसके लिए अब अपने आप तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। सो सपोज यू आर अप्लाइंग वी वोल्ट, ठीक है, विच इज एक्सेलरेटिंग द इलेक्ट्रॉन। अब एक्सेलरेट होगा, उसकी स्पीड और बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सो जो भी गेन है इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन। कितना वर्क डन हुआ बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट इलेक्ट्रॉन। तो ये आपने अगर 11th या 12th में जो एक पोटेंशियल डिफरेंस वाला चैप्टर आता है, आई थिंक 11th में आता है, तो उसमें जब आप V पढ़ते हो, वहां पर ये जो एनर्जी और वर्क सेम बात है, ठीक है ना। एनर्जी इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू वर्क डन। तो वहां पर हम ये फॉर्मूला यूज करते होते हैं कई बार, QV, वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू दिस पोटेंशियल, ठीक है, या वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ दिस मच कूलम, 1 कूलम थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो वो जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यहाँ लिखा गया है। यहाँ पर हमने वर्क डन की जगह ले ली एनर्जी, क्योंकि एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, सो ओनली वही लिखेंगे। और Q चार्ज होता है, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, सो E लिख दिया, और V इज V ओनली, ठीक है। अब आप अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाता है, mv² इज इक्वल टू 2ev, ठीक है। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद m, ठीक है। आपने मास के साथ दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, यहां हो गया m² v² और यहां हो गया 2mev। अब ये mv का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो हम इसका अगर स्क्वायर रूट ले लें तो वो बन गया mv, और यहाँ राइट हैंड साइड भी होगी अंडर रूट 2mev। अब क्या करते हैं, हमें mv मिल गया। हमारे पास जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, ठीक है। अब mv का क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास, अंडर रूट 2mev। तो हम यहाँ पर mv की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट 2mev। अब यहाँ पर देखो अगेन, h आपका प्लैंक कांस्टेंट है, m आपका मास है इलेक्ट्रॉन का विच इज ऑल्सो फिक्स्ड, E चार्ज है इलेक्ट्रॉन का विच इज ऑल्सो फिक्स्ड। तो चेंज कौन होएगा, ओनली V। So this is your de Broglie wavelength in terms of potential difference. Okay, so अब हमने कितनी फॉर्म्स देख ली डी ब्रॉगली वेवलेंथ की ही, एक तो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी या मोमेंटम,
एक देख ली इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, देन थर्ड वाज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, एंड फोर्थ वन इज इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ऑफ वी वोल्ट। इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाउ, बिकॉज इफ दिस इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, इन जनरल किसी भी पार्टिकल के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, बिकॉज उस पार्टिकल का मास और चार्ज डिफरेंट होगा। सपोज इट इज़ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, तो आप प्रोटॉन का मास और चार्ज यूज़ करोगे, ठीक है। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहे हो तो इसको हम और मॉडिफाई कर सकते हैं सिर्फ फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैसे? लैम्डा इज h अपॉन अंडर रूट 2m तो हम अगर सब्सटीट्यूट कर दें वैल्यूज, h होता है 6.626, तो हमने लिख दिया 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ओके। उसके बाद डिनोमिनेटर में 2 इंटू, अब हमने मास लिखना है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये होता है आपका जूल पर सेकेंड, ठीक है, ये आपका kg हो गया इस टाइम। देन चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके, एंड v एज इट इज, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमें नहीं पता, सो इट कैन बी एनीथिंग। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सारी जो भी वैल्यूज हैं नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर 6.63 इंटू 10⁻34 से जब आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास वैल्यू ये आएगा आपका वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ मीटर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इन जनरल लिख भी दें कि ये जो आ रही है ये आपकी मीटर की टर्म्स में आएगी, बट यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 12.27 इंटू 10⁻⁻10 मीटर अपॉन अंडर रूट वी। तो सारी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं इनको सब्सटीट्यूट करके जब हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आती है। तो 10⁻⁻10 मीटर क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर। तो ये बन गया आपका 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। सो दिस इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही आपके पास कोई भी पार्टिकल है एंड इफ यू नो इट्स मास एंड चार्ज, you can substitute the values and simplify this formula. So general formula हो गया h upon under root 2m ev, and this is particularly for electron. Okay, so that's all for today. आज हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ को ही अलग अलग टर्म्स में स्टडी किया। ये है पेज आपका 26, चैप्टर 1। So keep on revising. So that's all for today. Thank you.